हो जाएगी, आपको पता है जब भी रॉड इक्विलिब्रियम में होगी होगी तो लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड के इक्वल होगा, लेफ्ट साइड वाले फोर्स किसके इक्वल होंगे, राइट साइड वाले की। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई N2। और देखो फ्रिक्शन का एक और वैल्यू है, देखो यहाँ से फ्रिक्शन को हमने लिखा है म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन के डेफिनेशन से। तो देखो एक इक्वेशन बन गई क्या N1 N2 में, एक इक्वेशन बन गई है N1 N2 में। और देखो क्या कर सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम में किसी भी लाइन पे रिजल्टेंट जीरो रहेगा। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 हो जाएगी mg, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी mg। तो जब N1 हमें मिल गया तो N2 मिल जाएगी क्या, N2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस इक्वेशन में N2 की वैल्यू है म्यू N1 और N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू है mg। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई, N2 की वैल्यू हो गई म्यू mg। क्योंकि म्यू गिवन था इसलिए N1 N2 केवल लीनियर इक्विलिब्रियम से निकाल सकेंगे। लेकिन अगर म्यू गिवन नहीं होता तो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल करके कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अगर म्यू गिवन नहीं होती तो क्या करते, किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाता। अब जरा देखना, इफ म्यू इज नॉट गिवन, इफ म्यू इज नॉट गिवन, अगर म्यू गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो क्या करना होगा, तो म्यू भी हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि N1 का वैल्यू आया था, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आई थी, म्यू इंटू N1 ये आई थी। और फ्रिक्शन फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है, N2 को। तो देखो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब N2 और N1 मिल जाए तो N2 डिवाइडेड बाय N1 कर देंगे तो म्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखो ये क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ में तुम लोगों ने पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा है कि एक पुल्ली गिवन है, ये पुल्ली है और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लैंप बोलते हैं। फैन, फैन के ऊपर में जो रॉड लगी होती है उसको लटकाने के लिए वो एक क्लैंप होती है। तो पुल्ली और क्लैंप गिवन है और ये मासलेस है, मास गिवन नहीं होती थी, है ना। न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में मास गिवन नहीं होती थी, लेकिन अब हम यहाँ पे मास कंसीडर करेंगे। न्यूटन्स लॉ में मास 0 होता था और यहाँ पे एक रस्सी लगाते थे, है ना। यहाँ पे इस साइड भी एक रस्सी को दोनों साइड से लटका करके यहाँ पे दो ब्लॉक को जोड़ देते थे, मास M1 और मास M2। और इस सिस्टम को एटवुड मशीन भी बोली जाती है, एटवुड मशीन सिस्टम, एटवुड मशीन भी बोली जाती है इस सिस्टम को। वैसे इसको आप बोल सकते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्या करते थे ना, हम लोग एक ट्रिक बताया था एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने का। कैसा ट्रिक बताया था, बोला था ना कि सब पे फोर्स दिखा दो, M2G इस पे वेट डाउनवर्ड है और इस पे वेट है M1G। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो इस सिस्टम की कि क्या होगी, तो देखो अगर M2 हैवी है तो A से नीचे जाएगा तो A से ही ये ऊपर आएगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो रस्सी या तो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी या टूट जाएगी। और पूरे फिजिक्स में ना कहीं भी रस्सी को ढीली नहीं रखनी है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में, किसी को याद हो,
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखा था न्यूटन्स लॉ में? किसी को याद है क्या? एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स बाय टोटल मास, ऐसे लिखते हैं। और देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये फोर्स नीचे लाना चाहता है, इस साइड लाना चाहता है बॉडी को, और जबकि ये फोर्स इसका अपोजिट इधर लाना चाहता है। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी m2g माइनस m1g, और टोटल मास कितनी हो गई m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग न्यूटन्स लॉ से लिखते हैं, m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 इंटू जी। ये न्यूटन्स लॉ से हम लोग लिखते आ रहे हैं। और अगर हमें टेंशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे टेंशन? इस पार्ट में टेंशन क्या होगा दोनों साइड में? तो टेंशन के लिए फॉर्मूला याद है, बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ट्रिक। मास को फोर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और टोटल मास को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इस ट्रिक से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 मल्टीप्लाई मास को फोर्स से मल्टीप्लाई किया प्लस सेकेंड मास को फर्स्ट फोर्स से मल्टीप्लाई किया और टोटल मास से डिवाइड किया। तो इस तरह से टेंशन कैलकुलेट हो जाता है। टेंशन की वैल्यू आ गई 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना। तो इस तरह का प्रोसेस है जिसको हमने वहां पे यूज करा था। लेकिन बट हियर इन रोटेशनल मोशन, पुल्ली हैव मास, पुल्ली के पास मास है, ये एक एडिशनल चीज आ गया है रोटेशन में। अब जो पुल्ली है ना मास कैरी करता है, मास रहने से क्या होगा, मास रहने से ये होगा ना कि दोनों साइड का टेंशन अलग होगा। पहले हम लोग क्या मानते थे कि दोनों साइड का टेंशन सेम रहेगा। ऐसा क्यों होगा, टेंशन टेंशन अलग क्यों होगा? आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे टेंशन है T और मैं इसको इधर मूव करना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ना रोटेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे थोड़ी सी क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। तो अब जरा सोचो, जब मैं इस रॉक को इधर मूव करना चाहता हूँ, इधर मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ वाला फ्रिक्शन इस पे इधर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यहाँ पे आने के बाद हम इधर मूव करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो देखो हमेशा ना टी को अपोज कर रहा है, ये टी को अपोज कर रहा है। तो जब इधर यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी माइनस समथिंग होगा, टी माइनस समथिंग होगा, टी माइनस समथिंग होगा। तो अलग टेंशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अलग टेंशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये चीज है, जब भी रोटेशन की बात आएगी, जब भी रोटेशनल मोशन में पुल्ली ब्लॉक सिस्टम की बात आएगी, रोटेशनल मोशन में जब भी पुल्ली ब्लॉक सिस्टम की बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बोथ साइड हैव अनइक्वल टेंशन। दोनों साइड का टेंशन क्या रहेगा? अनइक्वल रहेगा। तो आप टेंशन को टी नहीं लिखेंगे बल्कि कुछ भी लेट कर लेंगे। मास m1 m2 है तो मान लेंगे कि इस साइड का टेंशन t1 है और इस साइड का टेंशन t2 है। अच्छा, दोनों साइड का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कि अलग रहेगा? दोनों साइड का एक्सेलरेशन सेम रहेगी या अलग? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो इसे भी 1 सेंटीमीटर ऊपर ही जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो रस्सी या तो स्लैक हो जाएगी या टूट जाएगी, टूट जाएगी, है कि नहीं? टूट जाएगी। तो इसको बचाने के लिए न स्लैक करे न टूटे, उसके लिए क्या होगा? दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पता चला कि रोटेशनल मोशन में जब भी बात करेंगे, रोटेशनल मोशन में जब भी बात करेंगे
रोटेशनल मोशन में जब बात करेंगे ना तो याद रखेंगे दोनों साइड का टेंशन अलग अलग होगा, जबकि एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। एक्सेलरेशन जिसको हम लोग ए लेट कर लेंगे, ठीक है। टेंशन अलग होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। अब कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो करना क्या है, जब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते थे, न्यूटन्स लॉ, तो वहां पे केवल एक इक्वेशन लिखते थे। क्या इक्वेशन लिखते थे, F इक्वल्स टू ma, ये वाली इक्वेशन लिखते थे। लेकिन अब हमें रोटेशनल मोशन का भी इक्वेशन लिखना होगा। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या है, तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है कि टॉर्क होगी I इंटू अल्फा। दोनों एक साथ लिखना होगा यहाँ पे। पहले ये आप लिख लोगे, फिर ये लिख लोगे हर बॉडी के लिए, तो कैलकुलेशन हो करके अननोन कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे हम देखो अप्लाई करके दिखाते हैं। ये एक पुल्ली गिवन है और क्लैंप यहाँ पे है, और हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को या एक रोप को, जो कि मासलेस है, रोप मासलेस है, ये मासलेस है। हमने क्या करा, यहाँ पे दो ब्लॉक को ऐड कर दिया। ये ब्लॉक है M2 और मान लो एक हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक ऑफ मास M1। हमें पता है इस साइड का टेंशन T1 होगा और इस साइड की T2। अच्छा देखो, इस पुल्ली का भी मास है, पुल्ली का मास मैं मान लेता हूँ M, और ये वाला रेडियस भी दिया हुआ, इसका डिस्टेंस भी दिया होगा। पुल्ली है तो पुल्ली क्या होती है, एक डिस्क होती है जिसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल्स का FBD ड्रॉ करूंगा। मान लेता हूँ M1 हैवी है तो A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, और सिमिलरली M2 A एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगी। अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ। कौन सी इक्वेशंस, FBD ड्रॉ कर रहा हूँ, FBD ऑफ M1 एंड यूजिंग NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। FBD ड्रॉ करके NLM यूज करूंगा, किस पे, M1 पे यूज करूंगा। तो देखो M1 पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसका वेट, ऊपर के तरफ के टेंशन को मैंने T1 लिया, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करो, क्या हो जाएगी, M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A हो जाएगी क्या। ये एक इक्वेशन आया। इसी तरह से M2 की FBD ड्रॉ करेंगे, FBD ऑफ M2 एंड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो M2 पे सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। M2 पे फोर्स टेंशन किधर लगेगा, टेंशन का डायरेक्शन पता है ना, बॉडी से अभी, और इसकी वेट हो जाएगी M2G। ये देखो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें अप्लाई करो, T2 माइनस M2G इक्वल्स टू MA। देखो दो इक्वेशन आया, अननोन कितने हैं, मुझे ना तो T1 मालूम है, ना T2 मालूम है, ना A मालूम है। अननोन कितने हैं, अननोन 3 है, जबकि इक्वेशन कितना आया है, 2 ही आया है। तो एक और इक्वेशन चाहिए ना, तो वो इक्वेशन देगा रोटेशन। वो इक्वेशन कौन देगा, रोटेशन देगा, वो इक्वेशन देगा रोटेशनल। वो इक्वेशन आएगा रोटेशन से। अब मैं पुल्ली की FBD ड्रॉ करूंगा। देखो पुल्ली क्या है ना, पुल्ली रोटेट कर रहा होगा, तो पुल्ली की FBD ड्रॉ कर रहा हूँ, FBD ऑफ पुल्ली। तो पुल्ली की FBD में क्या है बताओ, पुल्ली पे एक रोप इधर से आ रही होगी, और इसी का एक पार्ट इधर जा रहा होगा। यहाँ पे टेंशन T1 अप्लाई हो रहा होगा, इस साइड टेंशन T2 अप्लाई हो रहा होगा। इसका मास है M और इसका डिस्टेंस है R। इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है R। तो कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, टॉर्क वर्क का कंसेप्ट, कि अगर किसी डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई होता है तो एक टॉर्क जनरेट होती है, और वो बॉडी को घुमाता है।
नहीं, तो देखो ये फोर्स क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला फोर्स ना इसको इस साइड रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर बॉडी नीचे वाला इधर जा रहा है, इसका मतलब इस साइड वाला टॉर्क इससे ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट टॉर्क लिखेंगे। नेट टॉर्क क्या होगी, नेट टॉर्क हो जाएगी, देखो T1 इंटू आर, यही तो टॉर्क लिखते हैं, T1 इंटू आर। सेकेंड टॉर्क को माइनस से लिखेंगे क्योंकि अपोजिट वे में है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, T1 माइनस T2 इंटू आर, ये टॉर्क हो गई। टॉर्क को याद है, टॉर्क को हम लोग लिखते हैं आई इंटू अल्फा। टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। तो इक्वेशन कितनी हो गई, 3। लेकिन इक्वेशन 3 होते ही अननोन हो गया 4। कैसे, क्योंकि न तो मुझे T1 मालूम है, न T2 मालूम है, न ए मालूम है, और एक और अल्फा आ गया। तो 4 अननोन है, तो इक्वेशन भी तो 4 चाहिए। तो हमें पता है, याद है, एक्सेलरेशन होती है अल्फा इंटू आर। हमने ऐसे लिखा था, ए इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर, याद होगा सबको ये रिलेशन। तो ये एंगल अल्फा और आर का ये रिलेशन है ना। तो अल्फा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ए अल्फा आर हो गया। तो 4 इक्वेशंस आ गई क्या, 4 चारों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन सा इक्वेशन आया है देखते हैं। एक इक्वेशन आया था m1g माइनस T1। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। m1g माइनस T1 इक्वल्स टू m1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन आया था। दूसरा इक्वेशन आया था T2 माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, ये सेकेंड इक्वेशन आया था। थर्ड इक्वेशन क्या आया था, थर्ड इक्वेशन क्या आया था, याद है क्या थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आया था आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू आर, ये थर्ड इक्वेशन आई थी। और फोर्थ इक्वेशन क्या आया था, ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, यही आया था ना, यही आया था। अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी ए बाय आर, दैट इक्वल्स टू T1 माइनस T2। देखो आर इधर भी है, इसको भी इधर डिवाइड कर दो तो आर स्क्वायर हो जाएगा। T1 कहाँ से लाओगे, देखो यहाँ से T1 रख दो और यहाँ से T2 रख दो, तो ए निकल आएगी क्या, ए निकल आएगी क्या। तो आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2 की वैल्यू रख दो। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी m1 g माइनस ए। T2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो T2 की वैल्यू क्या आएगी, m2g प्लस ए, ये आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो ए निकालनी है, हमें क्या करनी है, ए निकालनी है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस साइड सॉल्व करो, इस साइड सॉल्व करेंगे तो आएगा m1g माइनस m2g, और देखो क्या आएगा ना, रिजल्ट इंटरेस्टिंग आएगा, m1 माइनस m2a। इसको इस साइड करो क्योंकि a लेफ्ट साइड में हमने रखा है, एक कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 प्लस आई ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। तो देखो एक ही वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, एक ही वैल्यू आ जाती है, m1g माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या, पहले क्या था फॉर्मूला और अब क्या फॉर्मूला आया है, कितना चेंज हुआ है, इसको समझो। पहले जब पुल्ली मासलेस होती थी ना, जब पहले पुल्ली मासलेस होती थी, इस पुल्ली के पास मास होती थी 0। तो हमने क्या किया था, इस सिस्टम का कैलकुलेट किया था। मान लो m1 हैवी मास है और m2 एक लाइट मास है ना। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे लिखा, एक्सेलरेशन लिखा m1g माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। टोटल फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और टोटल मास से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब पुल्ली के पास मास है, पुल्ली के पास अब क्या है, पुल्ली के पास मास है,
इसके पास एक मास है और यहाँ पे एक क्लैंप को रखा हूँ और दोनों साइड है रोप। रोप मासलेस है दोनों केस में। और यहाँ पे हमने रखा है स्मॉल ब्लॉक, यहाँ पे रखा है एक बिगर ब्लॉक। अब एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसकी रेडियस आर है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया ना वो इंटरेस्टिंग आया है। m1g माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों फार्मूला में? दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों फार्मूला में कुछ बेसिक डिफरेंस दिख रहा है क्या? केवल ये फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, केवल ये फैक्टर एक्स्ट्रा आया है। अगर आप इसको जीरो कर दो यही तो हो जाएगी। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी ना रोटेट करता रहे, जब भी पुल्ली में मास गिवन हो, तो आई बाय आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया करेंगे टोटल मास के साथ, है ना। टोटल मास के साथ एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया करेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट था। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ कुछ क्वेश्चन से। मान लो ना एक पुल्ली गिवन है और इस पुल्ली की मास दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg। रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस गिवन है 1 मीटर का, मैं मान रहा हूँ, बहुत बड़ा मान रहा हूँ 1 मीटर की। और यहाँ पे एक क्लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्लैंप है और एक साइड हमने मास लटका दिया, ऐसे रस्सी गया हुआ है, मासलेस रोप इस तरह से गया हुआ है। अब देखो ये अब देखना क्या होगा। यहाँ पे दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक है जिसकी मास हमने वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको मास को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 kg का कंसिडर कर रहा हूँ और सेकेंड साइड में 2 kg की मास कंसिडर कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आपसे बोला जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg क्या होगी, 2 kg क्या होगी बताओ। फिर आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg बॉडी कितनी होगी, दोनों की तो सेम ही रहेगी। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस साइड ए है और ये साइड बी है तो टेंशन इन साइड ए क्या होगी, टेंशन इन साइड बी क्या होगी, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम होगी, मैं पहले ही बताया था ना। एक्सेलरेशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो एक्सेलरेशन 1 kg का इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 2 kg का। कितनी होगी एक्सेलरेशन? सभी कैलकुलेट करके बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंट के रूप में। हिंट के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमने लिखा था m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई ओवर आर स्क्वायर, ये लिखा था। अब जल्दी से आंसर करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू?
कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला का यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, m1g माइनस m2g। m1 कितनी है, कोई भी m1 मान लो कि ये m1 है और ये m2 है। तो m1g का मतलब 20, जी m1 हो गई 2 और g हो गई 10। m2 कितनी है 1 और g हो गई 10। और नीचे में मास क्या है देखो, m1 प्लस m2। और हमें पता है ना I/r² लिखेंगे। तो ना ये पुल्ली एक डिस्क होती है। डिस्क की आई की वैल्यू पता है क्या होती है, mr² 2 होती है। कितनी होती है, mr²/2। तो आज से डिवाइड करेंगे ना तो ये m/2 होगी। क्या होगी, m/2। तो डिस्क का मास हो जाएगा 1/2। तो 20 - 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.5 या 1/2 ही रख दो। तो ये क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/2। 3 प्लस 1/2 कितनी होगी बता दो, 7/2 हो जाएगी। 2 ऊपर चला जाएगा, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों की एक्सेलरेशन है। एक डाउनवर्ड मूव करेगा, दूसरा अपवर्ड मूव करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 20/7 रहेगी। ये अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। अब आप निकाल करके बताओगे कि टेंशन इन ए एंड व्हाट इज टेंशन इन ए एंड बी। तो ए और बी में टेंशन निकालना है तो देखो ए की है, बी डी निकाल दो। ए साइड में मास कितनी गिवन थी, 1 kg गिवन थी। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई थी, 20/7। ऊपर में टेंशन लगा टी ए और वेट एम जी होती है, m1 और g10। न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होती है, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो देखो टी ए कैलकुलेट हो गई क्या, टी ए इजिली कैलकुलेट हो जाती है। ये लगभग 3 है ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 है। तो लगभग में कितनी आ गई, 13 न्यूटन। T1 की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। इसी तरह से T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की FBD, M2 की FBD ड्रॉ करेंगे। 2 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है TB और इसकी एक्सेलरेशन है 20/7। और इधर वेट इसकी m इंटू जी हो गई, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है। न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे, 20 माइनस TB इक्वल्स टू m इंटू ए। तो 20 माइनस TB, इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 3 है। तो इसको आप 3 × 6 लिख देंगे। तो TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 6, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आ जाएगी। तो आंसर क्या आया, TA इक्वल्स टू 30 न्यूटन, TB इक्वल्स टू 14 न्यूटन, है ना। और एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मान लो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, है ना। ऐसा कुछ सिस्टम है, मैं इसको 3 डायमेंशनली दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई सिस्टम है, सिलिंड्रिकल है और स्ट्रिंग ना इस तरह से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग इस तरह से बंधा हुआ है, ऐसे स्ट्रिंग इस तरह से बंधा हुआ है, ऐसे गया हुआ है इस पे स्ट्रिंग, ऐसे गया हुआ है इस पे स्ट्रिंग, और ये यहाँ पे बंधा हुआ है। आप क्या करे हो, इसको सपोर्ट दे करके खड़ा हो। आप ना इसको सपोर्ट दिए हुए हो, सपोर्ट दे करके इसको रोक करके रखे हो। अब क्या करो, सपोर्ट हटा लो। सपोर्ट हटा लो तो क्या होगा बताओ। जैसे ही सपोर्ट हटा लेंगे, जैसे ही हम सपोर्ट हटाएंगे, सपोर्ट हटा लिया, जस्ट एज बी रिमूव सपोर्ट, आफ्टर रिमूविंग सपोर्ट
आफ्टर रिमूविंग सपोर्ट, सपोर्ट रिमूव करने के बाद क्या होगी देखो, अगर इसको अगर आप सामने से देखो तो सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये आपको केवल एक फेस दिखेगा और ये वाला स्ट्रिंग ना आपको लगेगा कि यहाँ बंधा हुआ है। तो ओवरऑल सामने वाले फेस से देखने पे ये अपीयर होगा, ये अपीयर होगा कि स्ट्रिंग ऐसे कुछ बंधा हुआ है और इस तरह से पुल्ली है। तो इस पुल्ली, ये जो पूरी बॉडी है, इस बॉडी की मास m है और इसकी रेडियस r दे रहा हूँ। इसकी रेडियस क्या दे रहा हूँ, r दे रहा हूँ। तो ये वाला रेडियस आपको r दिखेगी और इसकी मास कितनी हो गई, इसकी मास हो गई m और ये यहाँ से बंधा हुआ एपियर होगा। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ऐसे बंधा हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे ना तो ये अनबाइंड होकर के ऐसे गिरेगा, फिर थोड़ा देर के बाद ज्यादा लेंथ नीचे चला जाएगा, फिर और ज्यादा लेंथ नीचे, अनबाइंडिंग होता चला जाएगा, अनबाइंडिंग होता चला जाएगा। तो यानी ये डाउनवर्ड मूव तो कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट तो कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन बतानी है। और जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इसमें टेंशन भी जनरेट होगी। तो दो चीज कैलकुलेट करना, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टेंशन, ये कैलकुलेट करनी है। क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन और टेंशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी जो प्रोसेस बताया था उसी का हेल्प लेंगे। क्या बताया था प्रोसेस, प्रोसेस ये बताया था कि जब ये रोटेट करके बॉडी गिरे ना किसी स्ट्रिंग के हेल्प की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये लिखना है। क्या लिखना है, ऊपर में लिख देंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो भी टोटल मास है, टोटल मास आप लिख दोगे, लेकिन I बाय आर स्क्वायर का फैक्टर रखेंगे। क्या करेंगे, आप लिखेंगे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, जितना भी मास हो उसको ऐड कर दो, लेकिन I बाय आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ जाएगा। ये आपको ट्रिक के रूप में यूज करना है, जिससे आप इजिली कैलकुलेट कर सकेंगे एक्सेलरेशन को। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, देखो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है पूरे सिस्टम पे, तो पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी की वेट, बॉडी की वेट होगी mg, और तो कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट कर ही नहीं रहा, तो वेट हो गई mg। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, नेट फोर्स में mg आएगी, टोटल मास क्या होगी, एक ही बॉडी है तो टोटल मास एक सिंगल बॉडी का रहेगा, और क्योंकि ये रोटेट करके गिरेगा इस तरह से अनबाइंडिंग होकर के गिरेगी, तो I बाय आर स्क्वायर की फैक्टर आएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस m प्लस, अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये किस, ये जो डिस्क है, ये जो पुल्ली जो रोल करके नीचे गिर रही है वो डिस्क है या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो अगर डिस्क है, जनरली अगर गिवन ना हो तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये डिस्क है, और डिस्क का आई क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। क्या होती है, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करके डिस्क गिरे तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है mr²/2। तो I का वैल्यू रख दिया mr²/2, mr²/2 और r² से डिवाइड कर दिया, r² गेट्स कैंसिल। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आती है, mg/m प्लस m/2, तो m कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या सबसे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या आती है, g1 + 1/2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, g3/2, इसी को लिखेंगे 2/3g। तो ये आंसर है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 2/3g, एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आती है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन फोर्स। सेकेंड पार्ट में हमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी एफबीडी बना लो, इसकी एफबीडी बना लो इस पुल्ली की, तो ऊपर लग रहा है T,
नीचे लग रहा है mg, और अभी हमने निकाला कि एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है 2/3g। लगा दो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ होगा mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। तो टी क्या हो जाएगी, m इंटू जी माइनस ए हो जाएगी क्या, और ए की वैल्यू क्या है 2/3g है, तो कितनी आ जाएगी mg/3, यही हमारा रिक्वायर्ड टेंशन है। तो आंसर क्या आ गया, इक्वल्स टू 2/3g एंड टेंशन इक्वल्स टू mg/3, है ना, ये आंसर है। तो इस तरह से हमें रोटेशनल डायनेमिक्स से टेंशन और एक्सेलरेशन को निकालना है। थोड़ी सी चेंज ये हुई है कि पुल्ली के पास मास आया है, उस वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन में टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा ग्रुप पे जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इससे रिलेटेड।